शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम विचार मंथन विषय पर बात करने वाले हैं, जो कोटेशन संख्या 1240 से लेकर 1248 तक है। इसमें हम विचार मंथन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए, विचार का संबंध तर्क से होता है और संस्कार का भावना से। जब कोई भावना हमारे मन मस्तिष्क में गहरी और टिकाऊ होती है तो वह विचार का रूप ले लेती है, और संस्कार जो होते हैं वह भावना से ही बनते हैं। हमारे जो माता पिता के प्रति कर्तव्य है या पड़ोस के प्रति कर्तव्य है या समाज के प्रति कर्तव्य है, इसे ही हम संस्कार कहते हैं। जो हमारे गुण धर्म है वही संस्कार है, तो वह भावना से होता है। विचार दिमाग से होता है, वह बुद्धि का विषय है, और संस्कार हृदय हृदय का विषय है। दोनों में संबंध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जैसे विचार रहेंगे वैसे संस्कार रहेंगे, और जैसे संस्कार रहेंगे ऐसे उसके विचार रहेंगे। विचार निष्कर्ष निकालता है। जब हम किसी मुद्दे पर, विषय पर बात करते हैं, विचार मंथन करते हैं, तो उसके उपरांत निष्कर्ष निकलता है, और उसी निष्कर्ष को जब हम यथार्थ रूप देते हैं, जब उसको व्यवहार में लाते हैं, तो वह आदत बन जाती है, आदत है। और जब हम किसी आदत को या किसी बात को बिना सोचे समझे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वह संस्कार बन जाता है, या कहें परंपरा बन जाती है। आगे इसमें कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ सभी समस्याओं का समाधान है। यह श्रद्धा, तर्क और विश्वास का संगम है। इससे व्यक्ति का विवेक जागता है, और उसका जो उसका आत्मस्वाभिमान है वह मजबूत होता है। देखिए, श्रद्धा, तर्क, आत्मविश्वास, ये जो चीजें हैं, यह इंसान को जो उसका आंतरिक क्षमता है, जो उसका अंतर्मन है, जो उसकी अंतर चेतना है, उसका विकास करती है। इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं सब बातों से व्यक्ति का विवेक जागता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और जब व्यक्ति का विवेक जागता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उसका आत्मस्वाभिमान भी जागता है, और इन सभी बातें उसके व्यक्तित्व को, जो उसका चरित्र है, उसको प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान यज्ञ जो है, जो उसकी सोच है, जो उसकी विचारधारा है, तरीका है, इन सारी समस्याओं का समाधान है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर लगातार विचार मंथन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर
तर्क क्षमता बढ़ती है, हमारा विवेक जागता है और हम शराफत से समझदारी की ओर बढ़ते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि धूर्त व्यक्ति जो होते हैं वह चाहते हैं कि सामान्य व्यक्ति अधिक से अधिक शरीफ रहे, शराफत से पेश आए, वह समझदार न बने। ऐसा इसलिए चाहते हैं कि उनकी धूर्तता बनी रहे। देखिए, एक बात काबिले गौर है कि हर कोई चाहता है कि मेरे अंडर जो व्यक्ति रहे वह अच्छा रहे, वह ईमानदार रहे, लेकिन वह कभी अपने आप से नहीं पूछता कि क्या मैं ईमानदार हूं, मैं जो दूसरों से अपेक्षा करता हूं, क्या हम में वो भावना है। आगे इसमें कहा गया है बौद्धिक व्यायाम के बारे में। ये बौद्धिक व्यायाम है क्या? बौद्धिक व्यायाम का मतलब है कि ऐसा व्यायाम, ऐसी कसरत जो व्यक्ति को बौद्धिक रूप से मजबूत बनाए। देखिए, एक अभ्यास हम करते हैं, व्यायाम करते हैं शरीर को मजबूत करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसी तरह से मन को मजबूत करने के लिए भी एक व्यायाम होता है। उसे हम बोलते हैं विचार मंथन। विचार मंथन एक तो विचारों के माध्यम से होता है, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं। एक तरीका है अपने आप को मानसिक व्यायाम करने का, किसी भी विषय पर जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना। जब हम किसी विषय को जैसा है हम उसी रूप में देखते हैं तो हम रेशनल और रीजनल तरीके से सोच पाते हैं। जैसा कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें किसी अनजान व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया, या हम यात्रा में हैं, जर्नी में है, और किसी अनजान व्यक्ति ने व्यवहार कर दिया, तो वहां पे हमें इसको एज इट इज देखना चाहिए कि हाँ उसने कर दिया, उस पर हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। यह भी एक तरीका है कि हम चीजों को एज इट इज देखें। इसके अलावा एक और तरीका है जो हमें किसी ने बताया था कि अगर तुम्हारे अंदर भावनाएं उठती हैं तो एक काम करना, एक नाभि से सांस लो, उसे फिर तुम छोड़ना धीरे धीरे। जब तुम सांसों पे नियंत्रण कर लोगे तो तुम्हारा अपनी जो भावनाओं पे नियंत्रण हो जाएगा। और ये मैंने ऐसा किया तो इसका अच्छा परिणाम भी आया। मान लिया कि हमको ट्रेन पकड़नी है, घबराहट हो रही है, हम एक जगह बैठकर सांस ले और सांस छोड़े, देखिए घबराहट कम होती है। तो इन सभी तरीकों से हम मानसिक व्यायाम के माध्यम से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। शरीर से मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है व्यक्ति का मन से मजबूत होना, बौद्धिक रूप से मजबूत होना। अब आगे बढ़ते हैं। भारत जो है वह ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश रहा है, और यहाँ पे विचार मंथन की जो प्रक्रिया है वह चलती रही है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा हमेशा से रही है। जो 12 साल में कुंभ की परंपरा है वो भी इसी की परंपरा है। वहां पे विचार मंथन ही
चलता था। इसके अलावे हमारे यहाँ वाद विवाद मंथन तो चलता ही रहा है, लेकिन हाल में इसमें गिरावट आई और हमने विचारों का मंथन करना छोड़ दिया। जब विचारों का मंथन बंद हो गया तो जो हमारी सोच है, जो हमारी विचार हैं, वह धीरे धीरे खत्म हो गए। आज स्थिति ये है कि हम बाहरी देशों से विचारों का आयात करते हैं। एक समय था कि भारत विचारों का निर्यातक था, आज आयातक है। ऐसा इसीलिए है कि हमने विचार मंथन करना छोड़ दिया। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि विचार मंथन जो होना चाहिए, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा है कि दो विपरीत व्यक्तियों के बीच में जिनकी अलग अलग सोच है, उनके बीच भी जब हम विचार मंथन करते हैं तो इससे भी हमारे अंदर मजबूती आती है। ऐसे जब हम किसी विपरीत विचारों के व्यक्ति से हम बात करते हैं, तो जब हम धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है, जो जो हमारा अवचेतन है, वह उन बातों को स्वीकार कर देता है। इससे क्या होता है कि हम जो हमसे अलग विचार वाले हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं, जगह देते हैं। इससे समाज में समरसता आती है। हमारा दायित्व है कि हम विचारों का मंथन करते रहें। जब हम विचारों का मंथन लगातार करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब आदमी विचार करता है तो जाहिर सी बात है वह किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचता ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका निष्कर्ष न निकले। और जब निष्कर्ष निकलेगा और वह यथार्थवादी होगा तो व्यक्ति उस पर विचार कर आगे बढ़ेगा। एक बात इसमें और आती है कि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, उसके अपने निष्कर्ष हैं और वह इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने जीवन को जीता है। हम जिसे जीवन पद्धति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसकी सोच अलग है, वह अपने अनुसार जिंदगी जीता है। यहाँ पे यह बात आवश्यक है कि जब हम विचार मंथन करेंगे अभी हम एक दूसरे के विचारों को जान पाएंगे। अपने हमारे विचार उसके पास जाएंगे, उसके विचार हमारे पास आएंगे और इन्हीं बातों से हम उसे समझेंगे और हमको समझेगा और इससे सामाजिक एकता आएगी। मैं तो कहता हूं कि विचार बहुत आवश्यक है। विचार से ही व्यक्ति व्यक्ति का दोस्त होता है और विचार से ही व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु होता है। विचारों इतनी क्षमता होती है। विचार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का भाई बना देता है और विचार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का शत्रु बना देता है। विचार के माध्यम से ही देखते हैं क्रांतियां हो जाती हैं। तो विचार में इतनी ताकत है, तो हमें विचारों पे काम करना चाहिए और विचार ऐसे हों जो कि रियलिस्टिक हों, यथार्थवादी हों। ये नहीं कि विचार निकाल रहे हैं जिसका कोई
मतलब ही नहीं है। तो ये थी आज की चर्चा, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। उम्मीद है कि अपनी क्षमता अनुसार इस विषय को आपके सामने रख पाया। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। धन्यवाद। विचार का संबंध तर्क से है, आज का यह विषय है। बातें इसमें बहुत से विस्तार से कही गई हैं और बहुत से कोटेशन है, लेकिन हम मुख्यतः जो है कि विचार और तर्क की बात करेंगे। विचार का संबंध तर्क से नहीं है, तर्क का संबंध वाणी से होता है, और विचार का संबंध जो है कि अंतःकरण से होता है। अंतःकरण के जो भाव होते हैं उसको व्यक्त करने के पहले वो विचार में जाता है। विचार जो है कि वाणी में आता है, वाणी जो है कि भाषा में आती है। और तर्क क्यों होता है, इसका दूसरा कारण है। वास्तव में जो अंतःकरण में भाव होते हैं, विचार तक पहुंचते पहुंचते कुछ अंश में विकृत हो जाते हैं। अंतःकरण का संपूर्ण भाव विचारों तक नहीं पहुंचता। मनुष्य में जो है कि कुछ अपनी प्रकृति जन्य विकृति होती है, और उसके दर्शन में विकृति होती है, वह सृष्टि के ज्ञान में। तो जो वास्तव में जो अंतःकरण में भाव आता है, ठीक वही विचार में प्रकट नहीं हो पाता है। तो जो ठीक विचार में होता है वही चीज जो है कि वाणी में नहीं आता। विचार का वाणी में पहुंचते पहुंचते जो है कुछ विकृति हो जाती है, और जो वाणी में आता है ठीक वही चीज भाषा में नहीं आती। और जो भाषा में हम व्यक्त करते हैं, अगले व्यक्ति के श्रवण में उस भाषा का वह अर्थ नहीं होता है जो मैंने भाषा का अर्थ रखा है। यह जो है कि जो डिफरेंस होता है, उस भाषा को, शब्द को जो है कि बताने के लिए तर्क किया जाता है। अंतःकरण सबका एक समान है, अंतःकरण में जो ज्ञान है वह सबका एक ही है, लेकिन अपने अपने विचार में लेते लेते, वाणी में आते आते, तर्क में, भाषा तक पहुंचते पहुंचते, और दूसरे के श्रवण तक समझने में ठीक वही चीज मैं समझ रहा है या मैं वह बता रहा हूं, तो क्या समझा क्या नहीं समझा उसके हिसाब से तर्क होता है। और तर्क यहाँ पर एक मिनट हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा, अभी हम ब्रेक करते हैं, फिर बाद में बताते हैं, ठीक है। जी, बाकी के साथी बताएं। थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई और साथी? ठीक है, मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखूंगा। एक कोटेशन जो है जिसमें कहा गया है, भारत ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश रहा है, इसीलिए भारत में विचार मंथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। विपुल जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हाँ, ठीक है।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम दुनिया में 4 संस्कृतियों को जो देख रहे हैं, उनमें से ईसाई संस्कृति, वैश्य संस्कृति, साम्यवादी शूद्र शूद्र संस्कृति और इस्लाम और सिखिज़्म जो है क्षत्रिय संस्कृति और भारत जो है वह ब्राह्मण संस्कृति हमने कहा या ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश। यहाँ ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश कहने का एक तात्पर्य यह भी है कि हमारी जो व्यवस्था आप देखेंगे, चाहे वर्तमान व्यवस्था हो और चाहे पिछली जितनी व्यवस्थाएँ हैं, उन सभी में एक चीज़ कॉमन रही है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ सामाजिक हिंसा की अनुमति नहीं रही है। बाकी अन्य संस्कृतियों में दिखाई देगा आपको, लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया था, जिसे क्षत्रिय वर्ण कहते हैं। तो वास्तव में जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें हर वर्ण है, लेकिन उस वर्ण में भी आप देखेंगे तो सभी अपने-अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि जो हमारे यहाँ सामाजिक हिंसा को जो अनुमति प्राप्त नहीं है, उसके कारण उसे ब्राह्मण प्रवृत्ति कहा गया है। क्योंकि जहाँ सामाजिक हिंसा होगी, वहाँ विचार नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो देखेंगे आपने कोरोना की स्थिति हुई या फिर अभी अमेरिका में भारत ने जो है वहाँ पे टमाटर एक्सपोर्ट नहीं किया, केले एक्सपोर्ट नहीं किए, तो वहाँ पर जो है लोग उसके लिए भी प्रदर्शन के लिए निकल गए कि केला हम लोगों को चाहिए। हम लोग भारत को ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश इसलिए भी कहते हैं, यहाँ लोग बड़े अभाव में भी जी लेते हैं। भारत की लाखों करोड़ों की जनता ऐसी है जो बड़े अभाव में जीती है और बड़े आराम से जीवन जी लेती है। अर्थात वह वैचारिक स्तर पर दरिद्र नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, वहाँ पर तुरंत जो जो पूँजीवादी देश हैं, थोड़ी-सी सुविधाओं में कटौती होती है, वह तुरंत सड़कों पे निकल जाते हैं। हमारे यहाँ हमने 1965 का अकाल भी देखा और वहाँ पर जो है अमेरिका से जो पीएल 400 80 नामक जो गेहूँ आता था, उसको भी हमने मना कर दिया। हम लोगों ने अपने आप को आर्थिक स्तर पर जो है, वो संपन्न बनाया, हम लोगों ने कृषि में भी उत्पादन को बढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने अपना स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। मैं अपनी जब परंपरा को देखता हूँ, जो हमारी हज़ारों वर्षों की परंपरा है और जब हम अपने देश का नाम देखते हैं भारत, तो भारत का अर्थ क्या है? तो भारत जो है वह परमात्मा का, ईश्वर का एक नाम है, उसके अनेकों नाम हैं परमात्मा के, कोई मनु कहता है, वरुण कहता है, कई नाम हैं। जैसे जैसा उसका गुण है वैसे ही एक परमात्मा का एक नाम हम लोग सुनते हैं भारत। और भारत में जो भा शब्द है वो भास्कर का, ज्ञान का, सूर्य का, प्रकाश का जो है प्रतिनिधि करता है और रत शब्द का अर्थ है डूबा हुआ। अर्थात भारत शब्द को जब आप देखते हैं तो भारत शब्द का अर्थ ही निकलता है ज्ञान में रत, ज्ञान में डूबा हुआ। इसीलिए परमात्मा को हम लोग जो है वो भारत कहते हैं। भारत इसी के नाम पर हम लोगों ने भारतीय शब्द का भी प्रयोग किया है। तो हमारी जो प्रवृत्ति रही है वो वास्तव में विचारक की प्रवृत्ति रही है और हम ऋषि महर्षियों को मुनियों की जो परंपरा देखते हैं, तो आज का जो हमारा जो कोटेशन में भी आया है ज्ञान यज्ञ की जो बात हो रही है, हम लोग जो सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, जो दिल्ली कार्यक्रम हुआ उससे पहले जितने कार्यक्रम हुए, मुनि जी के जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सारा सब कुछ क्या है तो वो ज्ञान यज्ञ ही है। और ज्ञान यज्ञ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ज्ञान को महत्व देने वाले लोग हैं। हमारे देश के नाम में ही ये आता है कि ज्ञान में रत है, इसलिए उसे भारत कहा गया है। तो हम लोग ज्ञान को महत्व देते हैं, इसीलिए हम लोग विचार मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये जो विचार मंथन है, चिंतन ही है, ये तो एक प्रक्रिया है हमारी, जिससे हम जो है मानसिक व्यायाम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी कई प्रक्रियाएँ बनाई गई थी हमारे यहाँ, जैसे कि हम लोग योग की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, ये सब भी इसीलिए था ताकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क स्वस्थ रहे। मस्तिष्क वो मनुष्य जो है उसके वैचारिक क्षमता को और संपन्न किया जाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ की जो आप देखेंगे जो व्यायाम भी बने, वो भी पश्चिम से बिल्कुल अलग बने। हमारे यहाँ ध्यान, प्राणायाम ये सारी की सारी जो चीज़ें बनी, ये भारत में बनी, भारत के अलावा दुनिया के किसी और देश में ऐसी व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देती है। ये सब कुछ भले ही भारत से बाहर गया, लेकिन मेडिटेशन में भी क्या होता है तो आप शरीर अपने दिमाग को केंद्रित करते हैं, उसे मजबूत करते हैं। हम प्राणायाम में भी यही प्रक्रिया करते हैं जिससे हमारा जो है मन स्वस्थ रहे। अर्थात हम लोगों ने विचार को हमेशा से जो है बड़ा ही महत्व दिया। जब हम ज्ञान तत्व की बात करते हैं, हम लोग जो कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ
तो यज्ञों की जब बात करते हैं तो हम लोग योग कहते हैं यज्ञो वे श्रेष्ठतम मम कर्म, वहां श्रेष्ठतम न कह करके हमने श्रेष्ठतम मम कर दिया है, अर्थात श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ कार्य को माना है। और यज्ञों की जब बात करते हैं तो केवल यज्ञ का अर्थ हम लोगों ने वहां पर अग्निहोत्र यज्ञ से नहीं लिया, वहां से आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग तो कर्म योग से पद से भी आगे बढ़ते हैं, ज्ञान यज्ञ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं, मतलब अग्निहोत्र तो यज्ञ तो यज्ञों में सबसे छोटा यज्ञ माना गया है। उससे भी आप आगे चले जाएंगे तो सोम यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ है, और हम लोग जो कर रहे हैं वो वास्तव में यह ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है जहां पर कई सारी आहुतियां आ रही हैं और उस आहुति से कुछ ऐसा निकल रहा है जिससे समाज का और विश्व का कल्याण हो। लेकिन यज्ञ की यह विशेषता होती है कि उसमें आप खराब पदार्थ डालेंगे, आप सड़ी गली गली चीजें डालेंगे, सड़े गड़े गले विचार डालेंगे तो समाज में वो गंदगी ही फैलाएगा। जैसे कम्युनिस्टों ने खराब खराब विचार दिए। हम लोग सुनते हैं कि जब पहले यज्ञ होते थे तो वहां पर जो है विघ्न डालने के लिए जो है वो राक्षस लोग आते थे और वहां पर खराब वस्तुएं डाल देते थे। ऐसे ही जब हम लोग समाज समाज में विचार मंथन करते हैं, ज्ञान या ज्ञान यज्ञ करते हैं, तो कई लोग ऐसा भी प्रयास करेंगे कि इस यज्ञ को जो है समाप्त कर दिया जाए। जो चिंतन चल रहा है, जो विचार मंथन चल रहा है, वो वैसी भी चुनौतियां देंगे। लेकिन हमारा यज्ञ निरंतर चल रहा है बिना किसी को प्रभावित किए, निर्बाध रूप से हम लोग चला रहे हैं इस यज्ञ को। और जो इस यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों को दिखाई देता है कि इस यज्ञ से जो भी हम औषधि डालें, अच्छे विचार डालें, उससे जो कुछ भी निकले वो समाज में जाए और एक व्यवस्था का निर्माण हो। तो भारत को इसीलिए हम लोगों ने ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश कहा, क्योंकि यह देश जो है विचारों का देश रहा है। और विचारों का देश अगर यह नहीं होता तो संभव ही नहीं था कि हमारी इस्लाम जैसी या ईसाइयत जैसी या बुद्धिज्म जैसी या अन्य मत पंथ संप्रदाय मजहब के जैसी हमारी एक जो है क्लोज्ड कंपार्टमेंट की व्यवस्था रहती, एक वन वे या बंद दरवाजा नहीं रहता। बड़े दिन से मंगला प्रसाद जी भी जो बात कर रहे थे अद्वैत की, मैं समझता हूँ भारत में अगर अद्वैत आया तो यहाँ द्वैत भी आया, त्रैत भी आया, कैवलाद्वैत भी आया, सिद्धाद्वैत भी आया, सारे विचार आ पाए। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने बुद्ध के विचार को भी स्वीकार किया, हमने नास्तिक दर्शन को भी स्वीकार किया, लेकिन उसको भी तर्क की कसौटी पर हम लोगों ने देखा, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया। हमारे यहाँ गुरु नानक का भी विचार आया, हमारे यहाँ शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य सबके विचार चलते रहे। अनेक मत पंथ संप्रदाय मानने वाले लोग फिर भी वो लोग आपस में टकराते नहीं हैं, और दुनिया में ये दिखाई देता है जहां केवल एक विचार से प्रतिबद्ध लोग हैं वो भी पूरी दुनिया से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात आप इतने विचार और इतनी मान्यता होने के बाद भी नहीं टकरा रहे हैं और शांतिपूर्ण सामंजस्य से जीवन जी पा रहे हैं। उसका जो कारण दिखाई देता है उसका कारण यह है आपकी स्वतंत्रता, और जहां स्वतंत्रता होगी वहीं विचार होगा। बाकी जो क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, वन वे सिस्टम है, वहां पर कभी वैचारिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो जैसा हमारे देश का नाम है भारत, वैसे ही हम लोग जो है ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश के नाम को सार्थक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास है हम लोगों का। और जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ का कहीं न कहीं जो है वार्षिक स्तर पर या कुछ समय पर हम लोग ज्ञान कुंभ भी करते हैं, जहाँ पर कई लोग आए अपना मंथन करें। उस मंथन से जो अमृत निकले या यज्ञ से जो अमृत निकले, वो समाज के लिए लाभकारी होगा। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं। जी बाबा जी। देखिए, जो कोटेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। ये व्यक्ति दो प्रकार के हैं, एक बुद्धि प्रधान, एक भावना प्रधान। बुद्धि प्रधान जो होते हैं उनमें 50% से ज्यादा तर्क शक्ति होती है, और जो भावना प्रधान होते हैं वो लोग संस्कारित होते हैं। दूसरों के तर्कों से एक तरह से आप कह सकते हैं कि बुद्धि प्रधान लोग मोटिवेटर होते हैं। उन्हीं को पुराने जमाने में ब्राह्मण कहा जाता था,
और वर्तमान में मार्गदर्शक कहा जाता है, वो मोटिवेटर होते हैं। और जो संस्कारित लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। ये बात एक तरह से क्लियर कर लेना चाहिए। विचार, दूसरा कोटेशन है कि विचार निष्कर्ष से निकलता है। विचार निष्कर्ष निकालता है। विचार से देखिए, सबसे पहले क्या होगा? व्यक्ति के विचार, उसके बाद होगा विचार मंथन। विचार मंथन से कोई निकलेगा निष्कर्ष, और निष्कर्ष के बाद होती है क्रिया। ये 4 स्टेज आप मान करके चलिए। इसका मतलब यह है कि विचार शुरू में होना चाहिए। विचार कौन देगा? कोई संस्कारित के पास तो विचार आमतौर पर होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो उस विचार का मंथन नहीं होता है। जब विचार नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बात अपने दिमाग में समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी समस्याएं पैदा हुई हैं वे सब विचारकों ने की हैं। और समाधान कौन करेगा? विचारक ही करेगा। संस्कारित लोग न समस्या पैदा करते हैं और न उनका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जो मोटिवेटर है वही तो लोगों को मोटिवेट करेगा। तो अगर मोटिवेटेड धूर्त है, अपराधी है, वो लोगों को मोटिवेट करेगा। अब इसके बाद के कोटेशन में आया है कि ज्ञान यज्ञ। वैसे तो अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो पूरी दुनिया में ये पहला प्रयास है, लेकिन हमारा कोई अभी दुनिया में अस्तित्व तो है नहीं। तो हम लोग जो मां संस्थान के माध्यम से ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, यही एकमात्र, इसको आप एकमात्र मानकर चलिए, समाधान इस समस्या का है। ज्ञान यज्ञ में क्या है? हम लोग इस बात को गंभीरता समझ रहे हैं कि तर्क शक्ति अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, तो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। उसका ईश्वर पर विश्वास नहीं रहता। हो सकता है कि वो खतरनाक भी हो जाए। दूसरी ओर अगर संस्कार बहुत ज्यादा बढ़ गए तो व्यक्ति फॉलोअर हो जाएगा। वह कुछ कर ही नहीं सकेगा, जैसा सामने वाला इशारा करेगा उस तरह ये वो काम करेगा। दोनों ही स्थितियां खराब हैं। इसलिए हम लोग ज्ञान यज्ञ में 3 चीज जोड़े हैं: तर्क, श्रद्धा, श्रद्धा या आस्था, और आत्मविश्वास। हमारे अंदर
एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जानते हैं, हम बता सकते हैं, हमारे पास तर्क शक्ति है, इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यह बात भी कई बार पहले भी आई होगी, लेकिन समझ लेने की जरूरत है। हम लोग व्यक्ति को चालाक नहीं बनाना चाहते हैं। जब तर्क शक्ति सीमा से अधिक बढ़ जाती है, व्यक्ति चालाक भी हो सकता है। ही होगा या जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है तो चालाक हो जाए। तो हम व्यक्ति को समझदार बनाना चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में जो शराफत कूट कूट कर भरी हुई है, वह समझदारी में बदले। इतना ही तो हम लोग ज्ञान यज्ञ कर का आधार मानकर चल रहे हैं। फिर एक कोटेशन आया है कि बाबा रामदेव सबको समझाते हैं, आम लोगों को। वात, पित्त, कफ, तीन को अगर आप संतुलित कर लिए, कभी बीमार नहीं होंगे। वात, पित्त, कफ। हम लोगों ने क्या कहा है? बाबा रामदेव ने जो कहा है वो आपके लिए शारीरिक बीमारी का समाधान बताया है। मैं आपको योग बताऊं, योग के जो 8 चरण हैं, उसमें बाबा रामदेव का तो चरण ही 3 से शुरू होता है। 1 और 2 चरण किसका है? पहला और दूसरा चरण ज्ञान यज्ञ का है, यम और नियम। इसका मतलब ये है कि योग में जब तक ज्ञान यज्ञ शुरू नहीं होगा, तब तक रामदेव उसमें घुसते ही नहीं। ये मैं आपको बहुत महत्व की बात एक बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ज्ञान यज्ञ करना ही होगा, करना ही चाहिए नहीं, होगा, अनिवार्य। तभी आप आसन प्राणायाम की दिशा में जा सकते। तो ज्ञान यज्ञ योग में मस्ट है। ये मैंने आपको ज्ञान यज्ञ का महत्व बता दिया। ये मैंने आपको बताया भी कि ये हमारी दुनिया में जो 4 संस्कृतियां हैं संस्कृतियां कई, लेकिन महत्व 4 को दिया जाता है। एक हमारी है संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। एक इस्लामिक संस्कृति है, एक पाश्चात्य है, एक साम्यवाद की है। इस पर कई बार पहले चर्चा हुई है। तो हमारी जो संस्कृति है वो विचारों पर चलती है, शक्ति पर नहीं। इसका मतलब ये है हमारी संस्कृति ब्राह्मण प्रधान है। ब्राह्मण माने मार्गदर्शक। तो वो मार्गदर्शक को ही प्रधान मानने की जरूरत है। अब मेरा अंतिम बात ये कहना है कि ये विचार मंथन और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया
लगातार जारी रहनी चाहिए। घर घर में जारी रहे, गांव में जारी रहे, देश में जारी रहे। इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इतनी बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। अब आगे आप फिर कोई प्रश्न करेंगे तो मैं और बता दूंगा, और नहीं तो आगे आप अपनी बात बढ़ाइएगा। ठीक। बाकी के साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। कोई भी प्रश्न रखना हो तो रखिएगा। सभी साथियों के लिए नमस्कार। लास्ट का जो चौथा नंबर है उस पर थोड़ा बोलूंगा। हमारा देश जो है प्राचीन समय से मतलब एक ब्राह्मणवादी देश रहा है। यहाँ मतलब योग साधना से मतलब ज्ञान अर्जित करके भारत ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया प्राचीन समय में। क्योंकि साधक आत्मिक खोज, ईश्वर की खोज, मतलब जो भी साधक हुए हैं, साधना की है। भारत के लोगों ने साधना करके ज्ञान जो अर्जित किया है, और मतलब विचार चिंतन मंथन जो भी है वो सारी दुनिया को निर्यात किया है। इसलिए हमारा देश प्रसिद्ध था। व्यायाम करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक विकास भी होता है और आत्मिक बल भी बढ़ता है। तो आज भी हमारे भारत में जो ध्यान साधना करते हैं या एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करते हैं, उनकी मतलब उनके अंदर एक ऐसी मतलब आत्मिक ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति होती है जो उनके अंदर ऑटोमेटिक विचार उभरते आते हैं, और उनकी अंदर की जो भावना होती है वो भी एक अच्छी होती है। तो जब मतलब व्यायाम से शरीर भी स्वस्थ रहता है और अनेकों लाभ होते हैं। तो हमारा देश मतलब ब्राह्मण अर्थात दूसरों को ज्ञान देने वाला कैसे बना? तो आज भी चिंतन मंथन होता है, और जो विचारक हैं भारत के, जो विचारवान व्यक्ति हैं, वो भी अपना ज्ञान अर्जित करके धर्म ग्रंथों से, अच्छी अच्छी धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं, और आत्मिक ऊर्जा ध्यान साधना के द्वारा, व्यायाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन समय से ही हमारा देश जो है वो ज्ञान क्षेत्र में मतलब सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला रहा है। और आज भी अगर हम विकसित करें, नई पौध लगाएं, नई पीढ़ी को ऐसे विद्यालय या गुरुकुल चलाएं जिनमें मतलब नई पीढ़ी को एक ज्ञान, उनके अंदर प्रेरणा प्रेरणा मतलब उनको वही मार्ग बताया जाए जो जिस मार्ग पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि चलते थे, तो निश्चित रूप से पुनः हमारे देश से विचार दूसरे देश को निर्यात हो सकते हैं, और पुनः हमारा देश जो है विश्व गुरु बन सकता है। तो ये ठीक जो है। है जी। ठीक है, और ठीक। कोई प्रश्न किसी का हो तो बताइए। मैं एक बात बताना भूल गया आपको। कल है 1 तारीख, 1 अक्टूबर। अब मैं थोड़ा सा स्वस्थ हो रहा हूं। पूरा स्वस्थ नहीं हुआ हूं, लेकिन स्वस्थ हो रहा हूं। हम लोग पहले हर महीने की 1 तारीख को ज्ञान कथा करते थे, करीब 1 घंटे की, जो बीच में स्वास्थ्य की गड़बड़ी से बंद हो गई। पहले हर महीने में 1 तारीख को रात को 8 से 9 तक ज्ञान कथा का सत्र होता था। मेरे अनुमान है कि 6 या 7 महीने चला होगा। उसके बाद फिर मेरा बंद हो गया वो। अब चर्चा हुई है ज्ञानेंद्र जी से, तो कल 1 तारीख है। कल मैं
8 बजे से ज्ञान कथा रखूंगा। जब तक स्वास्थ्य परमिशन देगा 8:30 8:45 तक मैं अपनी बात रख दूंगा और फिर प्रश्नोत्तर हो जाएगा या चर्चा हो जाएगी उस विषय पर। जैसा होगा कल देख लेंगे। ये मैं आपको सूचना देना चाह रहा था कि ज्ञान कथा एक बार शुरू करने की हिम्मत कर रहा हूं। कल 1 तारीख से ज्ञान कथा का पहला भाग शुरू करेंगे। चलिए, अब आप प्रश्न भी कर सकते हैं और मैंने ज्ञान कथा वाली बात कही है, इस पर भी कोई पूछ रहा हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को इसमें एक बात पूछनी थी मुनि जी। हाँ, जी कोई हेलो प्रश्न बताइए किसी का। हेलो। जी बताइए बबलू जी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। टाइमिंग क्या रहेगा ज्ञान कथा वाला? वही टाइमिंग 8 से रहेगी कल, जितने बजे ये अच्छा, मीटिंग मतलब चलती है टाइमिंग यही रहेगी। टाइमिंग यही धन्यवाद। रहेगा। धन्यवाद। हेलो। हाँ, जी नीता बताइए। जी। हाँ बाबा जी प्रणाम। हाँ, कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, और नहीं तो फिर आप अपनी बात रखिएगा। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, तो कहना चाहती है तो 5 मिनट रुक जाओ ना बस। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट। और जी किसी बाबा को जी। कोई प्रश्न हो तो बताइए किसी का प्रश्न। चलिए, आप अपनी ब्रजेश जी, आप अब जी नीता बाबा जी जी। की बात को आगे बढ़ाइए। जी नीता जी बताइए, आप क्या कह रही थी। हाँ, बताइए नीता जी। बाबा जी मुझे लगता है शायद नीता जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? मीटिंग से कट गई हैं। कौन? नीता आर्य मीटिंग से कट गई हैं। अच्छा, ठीक है। जी कोई और साथी बताएं। अभी तो मंगला प्रसाद जी हैं, मदन मोहन जी हैं, जी जी अभी पवनजय जी, सब तो बचे ही हुए हैं आपके भी। बाबा नमस्कार। मैं देर से जुड़ा, ज्यादा विषय नहीं समझ पाया। ठीक है, अच्छी चर्चा चल रही है, ज्यादा बताइए नहीं बोल पवन पा जी। रहा। हाँ जी। हाँ, तो हमारा कहना यह है भाई कि देखिए, यह देश न तो मार्गदर्शकों का है और न वैश्यों का है, न क्षत्रियों का है, न शूद्रों का है। यह देश चारों वर्णों, यह वर्णों का देश है। चारों का नहीं, ये वर्णों का देश है। और वर्ण ऐसी स्थिति है जिसे प्राप्त किया जाता है, जिसे न कोई देता है न लेता है, न ये जन्म से होता है न ये मृत्यु से होता है, इसे प्राप्त किया जाता है। इतिहास में इसे देखने पर ऐसी स्थितियां आई हैं कि जब लोग भीख मांगने की स्थितियों में उनके पास कुछ भी नहीं होता था, तब भी वो देने का प्रयास करते थे। वो ऐसा मानते थे कि मेरे घर पे यदि कोई मांगने वाला आ गया तो उसे वापस नहीं भेजना है खाली हाथ, उसे देना जरूर है। तो ब्राह्मणों को झिटक दिया जाता था कई घरों से। तो ऐसी स्थिति थी कि कोई ऐसी उच्चता नहीं थी। बस ये है कि सब अपने वर्ण अनुसार अपना अपना काम कर रहे थे, और कोई मुहर नहीं थी जिससे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना था, क्योंकि मुहर होने का मतलब भ्रष्टाचार का प्रतीक समाज के जिम्मे था। जैसे कि आज की स्थितियां हैं, आज हमारे देश में आज भी और पहले
हम अपने आप को राजाओं के काल से नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं किस काल में चाणक्य हुए, किस काल में विवेकानंद हुए, किस काल में दयानंद हुए, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। आज के इस समय, आजादी के समय महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, आज के समय में बाबा रामदेव हैं, बजरंग मुनि जी हैं, अन्ना हजारे हैं, सदगुरु जी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं समाज में। अब ये ब्राह्मण अपनी योग्यता अनुसार अपने विचारों से समाज को सीख दे रहे हैं। ये जितने समाज के जितने लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं, वह उतने समाज में व्याप्त है। इनका आकलन इतिहास करेगा कि इसमें बड़े ब्राह्मण कौन थे, लेकिन उपयोगिता किसी की कम नहीं। अगर कोई 10 व्यक्तियों के समूह का भी ब्राह्मण है तो भी उपयोगी। और हमारा देश जो है वह शूद्रों का देश था, वैश्यों का देश था, क्षत्रियों का देश था, जिसने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। शूद्रों ने अपने पेशे से, वैश्यों ने व्यापार के नए नए अन्वेषण से, क्षत्रियों ने युद्ध कला में अपनी जान देने की स्थिति को, इस देश को सोने की चिड़िया इन लोगों ने बनाया था। तो इनकी उपयोगिता बहुत ही महानतम रही और इन्होंने ऐसी ऐसी मिसाल कायम किया है कि जो इतिहास याद रखता है। आज शूद्र चाकर हो गए हैं, वह अपने पेशे की गरिमा को खो दिए हैं। वैश्य एजेंट हो गए हैं, एजेंसी धारक हो गए हैं, वे नए व्यापार के अन्वेषण को छोड़ दिए हैं, वो दलाल हो गए हैं। क्षत्रिय चाकर हुए घूम रहे हैं, ब्राह्मण पंडित पुरोहित बने घूम रहे हैं। तो ये जो कमियां हैं, इसके बावजूद भी समाज में कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ शूद्र हैं। बस जरूरी यह है कि जो लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों का जो सामाजिक ताना बाना है ये बन जाए और समाज अपना तंत्र खड़ा कर ले जाए। और जैसे ही समाज अपना तंत्र खड़ा कर ले जाएगा, ये रिफाइनरी का काम और तेज हो जाएगा और तेजी से लोग वर्णों को प्राप्त करने लगेंगे। बाकी जो भ्रांतियां हैं कि इनको सम्मान मिलता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, मैंने तो अपनी स्थिति में देखा है। बहन मायावती के सामने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी बाहुबली थे सब घुटने टेक के जमीन पे बैठे हैं। कहीं ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो किस जात के। ये इस प्रदेश की महानता है, जहां लोगों ने यह बताया है कि हम मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति के साथ भी हैं, बहन मायावती जैसे व्यक्तित्व के साथ भी हैं, आज योगी जी के साथ। अगर इनमें कटुता होती, न मिलने वाली जैसी स्थिति होती, तो शायद ये दो भागों में बटे रहते। जैसे कि मुसलमान बटा हुआ है, वह कभी भी मिश्रित नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग चारों वर्णों के लोग इंटरनली कहीं न कहीं एक हैं, जिससे हम कभी न कभी एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गुणसूत्र है वह एक है। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। नीता जी, हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी, जो ये एक बात आई है आज के विषय में कि ज्ञान यज्ञ, भारत जो है ब्राह्मण प्रवृत्ति का देश रहा है, विचार शक्ति भारत का जो मूल शक्ति थी। मतलब मुनि जी ने इस बात को नोटिस किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो समय चल रहा है, सच में विचार शक्ति जो है आज क्षीण हो गई है। पहले क्या था, देखिए
एक घर होता है जैसे, तो घर का जो एक परंपरा होती है ना एक परिवार का, एक भाई इसका ये रिवाज, इसका सिस्टम अपनी एक पहचान बनाता है वो परिवार, भाई ये परिवार ऐसा है, यहाँ ऐसी परंपरा है, उसके अंदर एक अच्छाई होती है। तो उस घर के अंदर चाहे 10 परिवार सदस्य रहते हो, चाहे 5 रहते हो, चाहे 20 रहते हो, जब उसकी कोई विशेष मजबूत सिद्धांत और परंपराएं होती हैं तो वो एक अपनी आदर्श पहचान बनाता है समाज में। ये खानदान अच्छा है, ये परिवार, ये कुल बहुत अच्छा है। तो वैसे हमारा एक पूरा समाज था किसी समय में। तो मतलब ऐसा था हमारा समाज की एक लाइन आती है, एक गीत गाते हम लोग सत्संग में, दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते। तो जब धर्म की, न्याय की, सिद्धांत की, सच्चाई की, अच्छाई की बात आती थी तो सारा समाज एक एक जगह खड़ा हुआ मिलता था, भारतीय समाज हमारे प्राचीन समय में। तो आज टुकड़े टुकड़े हो गई है विचार शक्ति, जो है छिन्न भिन्न हो गई है, गिर गए हैं विचार लोगों के। और जब विचार गिरते हैं तो समाज गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, दूषित हो जाता है, पतन हो जाता है। तो उस चीज को जो नोटिस किया मुनि जी ने, बहुत अच्छी चीज है वो सच में। ये तो चिंतन मंथन मुनियों का देश था, ये योगियों का देश था, ये ज्ञान की भूमि थी, भारत की जो भूमि थी। पर दुर्भाग्य है कि जो आज इसकी दशा हो गई है। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था वाली जो बात आई ना, वर्ण व्यवस्था मतलब ये जिस वर्ण व्यवस्था को हथियार बना के पहाड़ की अपन लोग सब लोग जो है, ज्यादातर हिंदू लोग हैं, तो किसी को लगेगा कि भाई मैं दूसरे, हमेशा मेरी बातों में लगता भी होगा कि मैं दूसरे धर्मों के एंटी, खासकर मुस्लिम धर्म के मैं एंटी ही मेरे विचार होते हैं। नहीं, हम जब अपने की चिंता हमको ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस वर्ण व्यवस्था को आधार बना के, हथियार बना के, जिसको, जो हमारी मूल शक्तियां थी भारतीय संस्कृति की और भारत की जो जहाँ मतलब स्रोत था शक्ति का, मजबूती का, उन्हीं को विकृत करके, उन्हीं को आधार बना के इस तरह बिगाड़ा गया। वर्ण जो व्यवस्था थी वो एक मैनेजमेंट था जो शायद विश्व में किसी के पास नहीं था। हमारे पास पहले से ही हम लोग जो है बेस्ट मैनेजमेंट जानते थे हर चीज का, एजुकेशन में हो चाहे किसी में। हमारे पास जो है वैश्य लोग अलग थे, वास्तुकार मतलब हमारे वो बनाने वाले हस्त धातु, हस्तकला वाले लोग अलग थे, हमारे पास सेवा भावी अलग थे, हमारे बुद्धिजीवी अलग थे। मतलब भारतीय समाज इतना सशक्त और मजबूत था, ये एक बेस्ट लेवल का मैनेजमेंट था, जिसको कि ये कह दिया गया कि जात पात है, भेदभाव है, और भारतीय संस्कृति पे हथियार की बार बार उस पे मतलब अटैक किया गया। इसी को आधार बना के वर्ण व्यवस्था को ही कह दिया गया कि जात पात है और छुआछात है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हर मतलब ईसाइयों को चाहिए था कि हमको ये मिल जाए, अंग्रेज, ईसाई मीन्स अंग्रेज जो भारत पे शासन कर रहे थे, हमको मिल जाए स्पेस भारत में, हमारे हाथ से व्यवस्था जानी नहीं चाहिए। और रोड़ा कौन है? हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति। और मुसलमान उससे पहले भारत को बहुत मतलब बहुत बुरा भारत में मतलब दुर्व्यवहार कर चुके थे, वो तो पहले से ही दुश्मन थे भारतीय संस्कृति के। तो हर कोई अपना लूटने में लगा हुआ था। और अटैक किस पे हुआ? आजादी जब मिली, आजादी तो खैर मिली नहीं, आजादी को, सत्ता को केवल ट्रांसफर किया गया। मैं तो यही कहती हूँ, भारत आजाद नहीं हुआ था, आजादी नेहरू परिवार को दे दी गई और नेहरू ने दलाली उनके वो अंग्रेजों की वो करके, चापलूसी करके सत्ता उसके हाथ में ले ली। भारत आजाद ना हुआ था, ना हुआ है अभी भी। तो यहाँ पे लूटा भारतीय संस्कृति को, हिंदू समाज को ही लूटा बार बार। तो ये बहुत अच्छी पहल है आज के समय में कि मुनि जी ने इस चीज को पकड़ा है। आज 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 आप देखोगे ना, हर गांव में हर जगह अलग अलग विचार हैं लोगों के। मतलब किसी एक छोटे हेलो, जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेरी बात तो वैसे लगभग समाप्त हो ही गई है, बस मैं यही कह रही थी, ये एक जो चीज है इसको, ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें जात रहे, नए जात रहे। जी जी, रामराज जी आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। जी,
कोई और साथी बताएं, और थोड़ा सीमित समय में 5-5 या 6 मिनट में मैक्सिमम अपनी बात रख लें, ताकि लास्ट में अगर प्रश्न उत्तर हो तो उसके लिए समय मिल पाएगा। वैद्यराज जी, नरेंद्र जी, मदन जी, श्रीकांत जी, बहादुर सिंह जी, कोई भी साथी बताएं। या बबलू जी, आपको भी कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। देखिए, मैं तो आपकी और मुनि जी की बात से सहमत हूँ। आज जो कुछ आपने कहा, जिस प्रकार से व्याख्या की पूरे विषय की, वो करीब करीब मुझे ठीक लगता है। और तो पहले भी इस मामले पर बहुत सारी चर्चा होती रही है। दूसरे साथी कुछ कहें तो ठीक रहेगा। जी, बबलू जी या वैद्यराज जी, मदन मोहन जी, कोई भी साथी है, नरेंद्र यादव जी भी हैं, कुछ कहना चाहें तो बताएं। सुन रहे हैं भैया जी, बस बोलने के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, चर्चा ठीक चल रही है। आज मैं सुन रहा हूँ, आज कुछ कहने को नहीं है अपने पास। ठीक है। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं भाई साहब, इस पे कहना क्या है, हम लोग पहले भी वास्तव में इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी, इस बात का भी केंद्र बिंदु यही था कि समाज में वैचारिक परंपराओं को हम स्थापित करें। वास्तव में आज मैंने एक लेख भी इसी बात पर लिखा है सुबह, कि व्यक्ति के स्वभाव में ताप वृद्धि का जो एक कारण बताया जा रहा है, हिंसा और स्वार्थ जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति का बने रहना। भ्रम की स्थिति का बने रहना से तात्पर्य यह है कि हम किसी भी विषय वस्तु पर सार्थक विमर्श कर सकें, किसी विषय को समझने के लिए कुछ प्रश्न कर सकें, विचार मंथन कर सकें। मुझे लगता है ऐसे किसी मंच का सर्वथा अभाव। मैंने विचार करने के लिए तमाम टेढ़े मेढ़े प्रश्नों को लेकर के कई बार कई सारी संस्थाओं में जुड़ा रहा, जाता रहा, लेकिन जैसे ही उस संस्था के विपरीत कोई भी आप बात कहते हैं, उस संगठन के विपरीत बात कहते हैं, वैसे ही बस वही एक बात समझ में आती है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सत्तन से जुदा सत्तन से जुदा। यही वाली स्थिति बनती। आप बहुत अच्छे अच्छे संगठन, बहुत नाम वाले संगठन जिनसे जुड़े हुए लोग भी, हम लोग सबसे जुड़े ही हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़े ही हैं, और जब उनके बीच उन्हीं संस्था की कुछ विपरीत बातों पर आप चर्चा कर लीजिए तो तुरंत ही तलवारें खिंच जाती। किसी की प्रशंसा, किसी का अपमान, सिर्फ इस भावना पर कि हम अपनी बनी बनाई सीमाओं से, अपनी बनी बनाई धारणाओं से बाहर नहीं आना चाहते, और हम जो कह रहे हैं वही सही, और अगर जरा सी विपरीत बात किसी ने कह दी तो हम सीधे उससे पूछ लेते हैं, कि कह देते हैं कि हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई स्थान जहां आप किसी भी विषय पर विचार कर सकें, यह बना पाना वास्तव में बड़ा कठिन काम था, लेकिन आप सब साथियों के साथ ये हो पा रहा है, ये बड़े गर्व का विषय है। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में भारत की जितनी भी गौरव गाथा गाई जाती है, वह सारी गौरव गाथाओं के मूल में हमारी विचार मंथन परंपरा ही रही। हमने किसी को झूठा साबित करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। किसी बात को समझने के लिए हमने प्रश्न किए तो हैं, हमने उसके सामने परिकल्पनाओं के आधार पर स्थितियां निर्मित की हैं, लेकिन कभी भी
हिंसा या झूठ का सहारा लेकर कभी हमने किसी के तर्क को, किसी की बात को दबाने का प्रयास नहीं किया, सबको कहने का अवसर दिया। यही वो बात है जिसने कभी समृद्ध भारत बनाया, और मुझे लगता है यही वह रास्ता है जिससे फिर हम उस गौरवशाली समृद्धि को पा सकते हैं। मेरी बात समाप्त हुई। इस व्याख्यान पे मेरी तरफ से तालियां हैं। मैं बहुत ही गदगद हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये हिंदुज्म की पहचान है। यही चीज हमें हमेशा खोज करने के लिए आगे प्रेरित करती है। हम ऐसे संस्कृति के लोग हैं जहाँ सुनते हैं लोगों को, कहते हैं अपनी वाली। यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बोलो हम सुने। यहाँ यही स्थिति हमेशा बनी रही है कि हम आपकी सुनेंगे और अपनी सुनाएंगे। यही हमें जो है भारतीय दर्शन जो है, यही हमें हिंदू बनाता है। यही मूल धारणा ही है हमारी संस्कृति का, जिसमें तमाम प्रकार के पूजा पद्धतियों का विलय हुआ है। बाकी अगर कोई भाई कुछ कहना चाहे तो कहें, नहीं तो बोला तो बहुत कुछ जा सकता है। लेकिन मंगला प्रसाद जी ने जो पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया है लगभग कुछ दिनों तक, उसके हिसाब से हर व्यक्तियों को मौका देना ही प्रत्येक वक्ता का धर्म है। तो यदि कोई बंधु और बोलना चाहें तो बोले। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, आवाज हाँ, आ रही है, बोलिए। बोलिए। आ रही है आवाज। सब कुछ सार्थक पहल के बाद भी हमें एक बात का काफी दुख होता है पर्सनली, क्योंकि 3-4 माह हमें भी जुड़े हुए हो गए। मैं मोनी जी को तो काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 20-25 साल से करीब फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद मैं देखा जो ग्रुप हम लोगों का है चर्चा का, इसमें संख्या बल बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो अपना निगेटिव विचार रखे, पॉजिटिव रखे, उससे कोई दिक्कत किसी को तो है नहीं। संख्या बल बढ़ नहीं पा रहा है, इससे अधिक विचार नहीं आ पा रहे हैं। हमें लगता है संकुचित विचार में हम लोग सिमट करा जा रहे हैं। 20-25 संख्या लमसम बने रहते हैं, कभी 5, कभी कम, 5 ज्यादा। ये हम मेरे हिसाब से एक चिंता का विषय है। इस संख्या में विस्तार होनी चाहिए थी, जो हमें देखने को नहीं मिल पा रहा। और कमी हम लोग में हो या जो भी रहा हो। धन्यवाद। प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे चर्चा केंद्र बने। देखिए भविष्य में आप भी इस प्रयास में लगे ही हुए हैं, तो शायद बहुत अधिक चर्चा केंद्र भविष्य में बनकर उठेंगे। बाकी के साथी बताएं। आवाज आ रही है मेरी? मैं बबलू जी की बात पे कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए। जी। तो वास्तव में भाई साहब, इसको इस तरह से समझिए कि हम एक बिल्कुल विपरीत विचारधारा, पिछले लगभग, अगर हम अपनी गुलामी या फिर ये कह लें कि विचारों के संक्रमण और जो परिस्थितियां भारत ने देखी, वो लगभग 1000 साल के आसपास की बताई जाती है। इन 1000 सालों में हमारे पास जो भी आए, कुछ को तो तर्कों से और अपने वीर सपूतों के माध्यम से, अपने पूर्वजों के माध्यम से हमने उनको हर तरीके से जवाब देना चाहा, और जिन्होंने बल प्रयोग करने का प्रयास किया वो मतलब चुप करा ही दिए गए, जैसे भी रहा। लेकिन जब ये प्रपंच खड़ा हुआ साम्यवाद का और ब्रिटिश और साम्यवाद को मैं अलग अलग नहीं देखता, थोड़ा सा इस पे कभी चर्चा होगी तो फिर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन ये है कि हम लोगों ने
जब ये भ्रम और छल और प्रपंच का जब हमारे सामने एक आवरण खड़ा हुआ तो हम सोचने समझने वाले लोग, बातचीत करने में विश्वास करने वाले लोग, वैचारिकी को स्थान देने वाले लोग उन झांसों में फंस गए। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम सब भी विचार प्रचार में फंसते चले गए। मैं जब बात करता हूँ, अनेक जगहों पे आना जाना होता है आप लोगों के साथ में, और तमाम देश भर के विद्वानों से जब बात करना होता है तो मेरे सामने एक बड़ी समस्या आती है। मुझे ये जो लोग जब बात करते हैं तो उद्धरण देते हैं कि फलाने ने, किसी व्यक्ति ने इस जमाने में इस जगह पे ये बात कही थी, तो मुझे एक भी उद्धरण याद नहीं आते, ना मुझे व्यक्ति के नाम याद आते हैं। तो मुझे बड़ी इन्फीरियरिटी होती थी, मुझे लगता था कि यार मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूं क्या। लेकिन जब तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर जब उन बातों को मैं कसना शुरू करता हूं, तब समझ में आता है कि ये सारी सिर्फ बौद्धिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए विचार प्रचार ने अपने आप को इस तरीके से बना रखा है कि हमारी बात दब सी जाती है। आज वर्तमान युग में आप देखेंगे बबलू भैया, हर व्यक्ति सिर्फ किसी न किसी तरीके से अपने अपने विचार को स्थापित करने के लिए ऊल जुलूल तर्कों का प्रयोग करता है, जिसको मैं एक तरीके से, नरेंद्र जी भाई साहब ने एक बड़ा बढ़िया शब्द दिया था हमको, बौद्धिक वर्चस्व। वो बौद्धिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऊल जुलूल तर्कों को रखता है, और उन ऊल जुलूल तर्कों पर अगर आप जरा सा भी आवेग में आ गए तो रास्ता दूसरी तरफ चला जाता है। ना आप उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, सामने वाली की तो इच्छा जाने की है ही नहीं, वो तो तय कर ही चुका है। तो एक बिल्कुल विपरीत दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे समय में एक ये बात बताना, एक सार्थक दृष्टि प्रस्तुत करना बड़ा कठिन काम होता है। मैंने आज मुनि जी और हम लोगों ने यह कार्यक्रम, ब्रिजेश जी भाई साहब हैं, हम लोगों ने यह कार्यक्रम 2022 से शुरू किया हुआ है। लगभग 1 साल तक 6 से 7 लोग ही जुड़ते थे। आज कम से कम 20 लोग, 22 लोग हम ऐसे गिन तो सकते हैं कि जिनके सामने कितनी भी विपरीत बात कह लो, वो बात से तो आवेग में नहीं आएंगे। ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन इतना विपरीत, मतलब इतना पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, हम बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज लेकर के निकले हैं। और सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा हम खुद ही हैं, क्योंकि हम अपनी बात हमेशा खुद काटने के लिए तैयार बैठे हैं कि भाई मेरी बात को गलत साबित कर दे कोई तो बहुत अच्छी बात है। यह स्थापित करने में समय लगेगा, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये वाली गति आने ही वाली है। बस थोड़ा सा उसका, क्योंकि एकदम से विपरीत बयार है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है जी। जी ठीक है, कोई और साथी कुछ कहना चाहे, बताना चाहें? और कोई साथी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मैं एक बात, जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आवाज आ रही है विपुल जी? आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जो बबलू किसरवानी जी ने जो बात कही, अभी हम लोगों ने ऋषिकेश में कार्यक्रम कराया था, और ठीक ठाक कार्यक्रम होता है। इस बार कुछ लोग कम रहे, तो मैंने देखा कि उसमें क्षेत्रवाद और बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है। और मैं वहां से निकला जब कार्यक्रम करके, तो मेरे मन में एक अभी भाव नहीं आया, नकारात्मक भाव, सफलता और असफलता का। मैं इस प्रकार से सोचता हूं कि हम एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, और सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है। जैसे आप किसी कार्यक्रम को कराए और बहुत अच्छा ना हो तो व्यक्ति क्या होता है, निराश हो जाता है। मैं सर के ऊपर से निकाल देता हूँ, निष्प्रभावी हो जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर प्रयास करेंगे और फिर सफल होगा और अच्छा होगा। हर बार बेहतर के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो काम चल रहा है, इसमें फिर
अपनी जॉब है और तरह के काम है, उसके बाद समय निकालना है, फिर विचार मंथन करना है, चर्चा में जुड़ना है। बात ये है कि आपने उसका एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बना रखा है कि ये चीज़ करनी है। अब कैसे करनी है, तो उसके लिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है एक प्लान की ज़रूरत होती है। हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब एडिसन ने बल्ब बनाने का प्रयास किया, कई बार बनाया और कई बार कोशिश करी, तो किसी ने पूछ लिया कि ये इतनी बार कोशिश करी, आपने इससे क्या सीखा? तो उसने उत्तर दिया कि मैंने ये सीखा कि पिछले जितने तरीके थे, वो ठीक नहीं थे, मुझे कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई बहुत अधिक हेडेक लेने वाली बात नहीं है, पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मुनि जी कभी कहते भी हैं कि ये काम एक झटके में, एक चिंगारी से भी हो सकता है और हो सकता है कि इसमें 1 सदी भी लग जाए। तो इसका मतलब आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा इस काम में। मैंने अपनी बात रख दी है। कोई और साथी कुछ कहना चाहे, प्रश्न हो या बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखिए राय साहब, मैं इस बात में थोड़ा सा और जोड़ूंगा जी, आपकी बात बताइए। में कि देखिए पेशेंस तो ठीक है, हम लोग रख ही रहे हैं, ये आप लोग रख ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो। जब हम यह सोच लेते हैं कि आदर्श स्थिति की हम कामना ही नहीं कर रहे हैं, हम नंबर 2 पे खुश हैं, तो फिर हम निरंतरता हमारे अंदर आ ही जाती है कि हमें निरंतर कर्म करना है अपना। जो गीता का ज्ञान है वह इन 2 अजेय वाक्यों को लेकर के हमें प्रोत्साहित कर देता है कि आदर्श स्थिति की हम कामना नहीं कर रहे हैं और नंबर 2 पे हम खुश हैं। तो यह हमें बताता है कि हमें सिर्फ जो है अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य करना है, हमारा यही धर्म, और वो हम लोग कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, ठीक है। नीता जी कुछ कह रही थी? वैदराज बोल रहा था भैया। जी, बताइए आदरणीय। भैया जी, ये जो प्रयास चल रहा है ना, क्षमता से ज्यादा चल रहा है प्रयास, लेकिन लोगों का वैचारिक टकराव हो जाता है ये, क्योंकि कोई गांधी का प्रशंसक है, कोई गांधी का विरोधी है, कोई नेहरू का प्रशंसक है, कोई नेहरू का विरोधी है। सिर्फ लोक स्वराज पसंद आते हुए भी बस इतने मात्र से ही लोग जुड़ते नहीं। यह तो संगठन ऐसा है, इसका विरोधी है, इस चीज का विरोधी है, ऐसा करके और लोक स्वराज के सारे बिंदुओं पर कहीं पे किसी को, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति नजर आती है, आपत्ति करते नजर नहीं आते। लोक स्वराज प्रणाली के जो बिंदु हैं हमने जो प्रस्तुत किए हैं, भावी भारत का संविधान हो या मार्गदर्शक सूत्र संहिता के जितने बिंदु हैं, इस पे लोग सहमत हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि आप लोगों का संगठन तो गोडसेवादी है, तो वो उसका प्रशंसक है, तो वो सावरकरवादी है या सावरकर विरोधी है, या कोई गांधी समर्थक है, कोई गांधी विरोधी है, ये सारे आरोप लगाते हुए ही हमारे जो ग्रुप में स्वतंत्र विचारक लोग आते हैं ना, उतने भर से दूरी बना रहते हैं। बहुत सुनते बहुत लोग हैं। मैं भानुप्रतापुर में भी मुनि जी का तीन बार आमंत्रित किया था, कार्यक्रम हुए हैं, तो काफी लोग सुने हैं और वो प्रशंसा करते हैं उनके विचारों की, और ज्ञान तत्व तो जितने लोगों को मिला है, लेकिन जुड़ते नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते, संख्या कैसे नहीं। देखिए इस पे तो थोड़ी सी एक चीज मैं कहूंगा कि वो अच्छा है। जरूरी ये है कि हम लोग भी देखिए ना, 16 लोग हैं, हम लोग कभी गांधी को मानते हैं, कभी गोडसे को मानते हैं, कभी सुभाष को मानते हैं, कभी किसी को मानते हैं, कभी, फिर भी आपस में बात कर रहे हैं ना। जरूरी तो सिर्फ यही है कि हम अलग अलग मान्यताओं के बाद भी आपस में बात करें, यही तो चर्चा है। अगर हम एक मान्यता को मानने वाले हो जाएं तो फिर तो इस्लाम का प्रभाव आ जाएगा। नहीं, चर्चा में संख्या होनी चाहिए, लोग अपना विचार भी रखें, सब लोग रखते रहें, छूटे मत, कटे मत। तो इसका जवाब ब्रिजेश राय जी देंगे। संख्या बढ़ेगी, संख्या की क्या चिंता है? चर्चा में मजा आता है जब तक एक की कही बात कोई दूसरा ना काटे, फिर चर्चा क्या रह जाएगी? वो होगी ही नहीं, चर्चा ही नहीं होगी, सहमति हो जाएगी। चर्चा होगी ही तब तक जब तक लोग कम हो या ज्यादा हो। गुड, ये बात लेकिन है। ये निश्चित है कि विपरीत मतलब तर्क होना चाहिए, नहीं तो अर्थ क्या रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं। जो आनंद है इस कार्यक्रम का वो यही है कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग साथ बैठते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, एक दूसरा
उन तर्कों को काटता है और फिर स्वीकार करता है अगले दिन की तैयारी में। देखो, ये अच्छी बात है। वैचारिक अनुसंधान का यही आधार है, और इसलिए ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जाती है कि भारत दर्शन का देश। दर्शन इसी आधार पर विकसित होते हैं। दर्शन कभी किसी बंद किताब की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। दर्शन, कोई विचार दर्शन का रूप तब तक है जब तक वो यथार्थ में प्रवाह हो रहा है, उसके जीवन की गति है। जिस दिन वो उसका प्रवाह रुक जाता है उस दिन वो सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके आलोचक और समर्थक सब पैदा हो जाते हैं, अनुयायी पैदा हो जाते हैं, विरोधी पैदा हो जाते हैं। भारत की ये पद्धति बिल्कुल ठीक है। भारत प्राचीन में कैसा रहा ये ठीक बात है, इसके मानने वाले करोड़ों हैं। भारत आधुनिक स्थिति में कैसा होना चाहिए इसके मानने वाले करोड़ों हैं। तो ये अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। और वैचारिक मतैक्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज ऐसा प्राकृतिक रूप से नहीं बना है कि वैचारिक मतैक्य हो जाए, हो ही नहीं पाएगा। बेहतर बात है, चर्चा होती रहनी चाहिए, यही इसका आनंद है। देखिए ना, हम लोग सकती हूँ क्या? मैं बोल सकती हूँ पवन जी, 1 मिनट में बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए ना आप। स्टॉप हो जाइए प्लीज। देखिए वैदराज जी जो बात कह रहे हैं ये भी एक फैक्टर होता है। वैसे हो सकता है किसी के साथ, जरूरी नहीं है सबके साथ ही हो, कि लोग जुड़ते नहीं है। एक चीज मैंने नोटिस की है, मेरे साथ किया मैंने कई बार, कि अभी जैसे मैं बोलने वाली थी, कई बार हुआ है मेरे साथ कि आप जब दूसरे की बात को किसी को बोलने नहीं देते हैं, मैंने पीछे भी रिपीट किया था, आप एक इनडिसिप्लिन वे जब अपनाते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं कटने के लिए सोचता है। पर मुझे नहीं लगता क्या कारण है, पर मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि किसी की बात काटी हो। दूसरी बात ये है कि मुझे शायद ऐसा लगता है, अभी तो इसमें पूरे प्रोग्राम में केवल एक ही फीमेल है, तो भी आप लोग कहने के बाद भी मौका नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे संकेत देते हैं कि मैं बोलूं ही ना। इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए इस चर्चा में। क्योंकि सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आप प्लीज मुझे पहले पूरा नहीं नहीं, आरक्षण नहीं दिया जा करने सकता, और ये मांग भी मत गलत। दीजिए ना। नहीं, आप केवल एक फीमेल है तो भी ऐसा कर रहे हैं। अगर 2-4 महिलाएं होती कुछ नहीं तो क्या होता? अब आप इसको मुद्दा देखिए, सुनिए मेरी बात पूरी कर की चर्चा नहीं है, व्यक्तियों की चर्चा है। आप इसको मुद्दा बनाइए। नहीं, आप इसे मुद्दा बनाए ना बनाए वो आपकी रुचि है। अगर ये मेरी मुद्दा बात बन पूरी जाएगा तो होने हम दीजिए। चर्चा कार्यक्रम छोड़ देंगे। ये व्यक्तियों की चर्चा, महिला और पुरुष की चर्चा नहीं है। स्वतंत्र चर्चा है, आप अपनी विचार रख सकते हैं। पर मुझे पूरा करने दीजिए ना नरेंद्र जी, आप मेरी बात बोलिएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं फिर भी इसलिए जुड़ी रहती हूँ बार बार कि मुझे ऐसा लगता है कि मुनि जी की जो पहल है, जो कार्यक्रम है, वो समाज के लिए एक पॉजिटिव और सार्थक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। इसीलिए मैं फिर भी जुड़ी रहती हूँ। खैर ये बात तो हो गई यहाँ पे समाप्त। दूसरा, मैं अभी जो आपसे 2 मिनट मांग रही थी, ये कहने के लिए मांग रही थी कि जो हिंदू समाज की बात आती है बार बार, मैं 2 बात रखना चाहती हूँ केवल। एक बात जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, एक बात मैं ये रखना चाहती हूँ कि जो बार बार कहा जाता है कि हमारा हिंदू समाज सहनशील है, यही हमारी पहचान है, हम लोग दूसरे को मौका देते हैं, ये जो चीज आती है ना बार बार। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था और सेल्यूकस उसका सेनापति जब भारत में आया था, मैं बुद्धिजीविता की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो आचार्य चाणक्य जी ने बहुत दूर से अपने बुद्धि और विवेक से ये पहचान लिया था कि ये व्यक्ति भारत में अटैक करने वाला है और भारत का जो राजा है वो बड़ा ही नालायक है। तो उन्होंने ऐसी परिस्थितियां गढ़ डाली अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि बल से, कि भारत को मतलब अटैक होने से और उस खतरे से बचा लिया। तो केवल सहनशीलता ही हमारी भारतीय हिंदू समाज की शक्ति नहीं है, एक बुद्धिजीविता, एक वैचारिक साहस और शक्ति, एक समझ, ये भी हमारे भारत की संस्कृति है। दूसरा, शस्त्र बल, जब तक हिंदू जो समाज है अपने सहनशीलता की बात बोल के हमको इतना कमजोर किया गया कि हिंदू का मतलब सहन करने वाला। हमारा शस्त्र हमारा मूल शक्ति थी, विचार शक्ति के साथ साथ हमारे शस्त्र,
हमको बार बार ये रिमाइंड दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं हो सकते, जब तक हम अपने हमको मतलब हिंसा से हम लोग इतना बचते हैं। हमको शस्त्र और शास्त्र, ज्ञान और बल सबको मजबूत करके चलना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहती हूँ। दूसरा एक बात जो आती है बार बार मुनि जी के उसमें कि शराफत छोड़िए, समझदार बनिए। केवल शरीफ होना ही अज्ञान नहीं है। अभी ज्ञानेंद्र भैया बोले थे कि भ्रम की स्थिति, तो भ्रम से मैं बोलने वाली थी, पहले भी भूल गई। भ्रम का मतलब एक चीज मुझे भ्रम से ये भी याद आई कि अज्ञान जो होता है, शरीफ होना ही केवल हमारा नुकसानदायक नहीं होता हमारे लिए। अज्ञान होना, ज्ञान का ना होना भी हमारे पतन का कारण बन सकता है, हमारी गुलामी का कारण बन सकता है, हमारे विनाश का कारण बन सकता है। पीछे गीता के ऊपर प्रसंग चला था, तो हमारे धर्म ग्रंथों में जहां से हमको ज्ञान लेना चाहिए वहां पे लिखा हुआ है अज्ञानाश्य श्रद्धा नाशः। जिसके पास अज्ञान होता है, श्रद्धा नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, उसके लिए लिखा है नायम सुखम यह लोका न परा। उस संशय युक्त अज्ञान से भरी हुई आत्मा के लिए ना इस लोक में सुख है ना परलोक में। और नायम सुखम यह लोका न परा संशय आत्मा विनश्यति। वह अज्ञान से युक्त, संशय से युक्त आत्मा विनाश को प्राप्त होती है। तो केवल शरीफ होना ही हमारे पतन का कारण नहीं बन सकता। अज्ञानी होना, मूर्ख होना, ज्ञान का ना होना। बस यही मेरी बात थी, समाप्त हो गई। आवाज बंद कर। जी, हाँ, भैया जी किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। जी भैया लड़िए। एक मिनट का सर, 2 मिनट में बोलता हूँ बस, 1 मिनट। ये जो हम लोग ये ज्ञान योग कर रहे हैं, ये योग हमको लाभ दे रहा है समाज के लिए, जिसका मैं समाज के लिए है, तो समाज की मैं भी एक अंग हूँ, और मेरे को खुद व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। बस इतना हमको ये सोचना चाहिए। इस चर्चा से कुछ ना कुछ हमको सूत्र हासिल होंगे, कुछ हमारी समझदारी बढ़ेगी, इससे लाभ, व्यक्तिगत लाभ भी हो रहा है, इतना मैं महसूस करता हूँ। इसलिए सबको चर्चा से जुड़ना चाहिए, लोगों को और लोगों को प्रेरित करना चाहिए हमको। या मैं अपनी बात कहता हूँ ब्रजेश राय जी। जी नरेंद्र जी और बताइए आहूजा साहब बताइए। की जो स्थितियाँ थी उस हिसाब से एक आए मुगल और अंगुली उठा के उन्होंने बताया कि ईश्वर एक। उन बेहूदों को इतना ज्ञान नहीं था कि अगर वो एक हो सकता है तो दो क्यों नहीं हो सकता, और दो हो सकता है तो 10 भी हो सकता है। वो तो उसकी इच्छा के ऊपर है। तुम काहे इतनी उंगली उठा रहे हो, क्या तुम देख के आए हो? लेकिन उसके बिना पे उन्होंने तमाम लोगों के गले काट डाले। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, ये चर्चा कार्यक्रम की, हम अलग अलग मान्यताओं के बाद साथ में बैठ के चर्चा कर लेते हैं। उसका कारण है कि हम एक घर में अनेक देवी देवताओं को मानते हैं। पिता बजरंगबली जी को मानता है, माता दुर्गा जी की पूजा करती हैं, राम जी की पूजा होती है, काली जी की पूजा, और सभी लोग बेफिक्र होकर एक घर में आराम से सोते हैं। किसी को डर नहीं होता कि रात में काली जी वाला उठेगा और हनुमान जी वाले भक्त का गला काट देगा। लेकिन यह स्थिति भारतीय दर्शन ही देती है। इस्लामिक कल्चर में ऐसी स्थितियां नहीं है। वहां अगर दो मान्यताओं के लोग हैं तो उनको एक साथ सोने में डर लगेगा। उसकी जो पौध है, उसका जो बीज है, ऐसे ही चर्चा का रूप है, जो विभिन्न मान्यताओं के विचारकों को हम लोग सुन लेते हैं और उनको आदर देते हैं। धन्यवाद। जी ठीक है। किसी साथी की बात नहीं है तो फिर करेंगे। विपुल जी, कल का विषय क्या रहेगा? कल का विषय रहेगा कल तो वर्तमान। भाई साहब कल तो मुनि जी की ज्ञान कथा रहेगी। हाँ, कल तो मुनि ज्ञान करता है। ठीक है, चर्चा समाप्त है। संजय बात कर सकते हैं। संजय भाई।